हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपना लास्ट वीडियो होने वाला है एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड, जो क्लास 10th मैथ्स आर डी शर्मा से हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 7-8 क्वेश्चंस हैं, तो हम फटाफट करते हैं। उम्मीद करता हूं तुमने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के वीडियोस देख लिए होंगे और डाउट भी नहीं आ रहा होगा इतना कुछ ज़्यादा। तो अभी लास्ट वाले में तो वैसे भी डाउट नहीं बचने वाला है, पर फिर भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इक्वल सर्कल्स। भाई सिंपल सी बात है, इस लाइन को समझ लो पहले। सर्कल इक्वल कब होते हैं? इक्वल सर्कल्स मतलब जितने भी सर्कल्स हैं वो सर्कल्स की रेडियस सेम है। रेडियस क्या है? सेम। तभी वो सर्कल इक्वल हो सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में मान के चलो तो ए ओ डैश रेडियस है, ओ डैश एक्स रेडियस है और ओ सी भी क्या है? रेडियस। तो ऑल आर इक्वल। ये बात मान के चलनी पड़ेगी हमारे को। विद सेंटर ओ एंड ओ डैश टचेज ईच अदर एट एक्स। ऑब्वियसली दिख रहा है हमें, एक्स पे टच कर रहे हैं दोनों। ओडेस प्रोड्यूस किया हमने, ओडेस को प्रोड्यूस किया है। ओ से ओडेस, तो देखो लास्ट में ओडेस बोला है, उसको प्रोड्यूस किया टू मीट ए सर्कल विद सेंटर ओडेस एट ए। ओडेस को प्रोड्यूस किया तो ए पे आके मिल गया। एसी एक टेंजेंट है टू द सर्कल हुज सेंटर इज ओ। एसी एक टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है, सीधी सी बात है। ओडेस इज परपेंडिकुलर। अच्छा, ओडेस डी ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी कितने का है? 90। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे को ये बातें थोड़ी सी क्लियर हो पाए। इसको बड़ा करने से फायदा होगा अपने को, डायग्राम क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। और इस डायग्राम का ही खेल है। डायग्राम समझ में आया तो ऐसे मान लो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं एक बार इनको वापस इरेज कर देता हूँ, ये जहाँ जहाँ पे पॉइंट लगाए थे वो गलत जगह लग गए अपने। सबसे पहले उसने कहा दो सर्कल है जिनकी रेडियस इक्वल है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। एक बार समझने के लिए, ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ओ डैश डी परपेंडिकुलर है, सीधा सा बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डैश और सी ओ। देखो रेशियो पूछा है साइड्स का, तो रेशियो कब आता है? या तो तुम्हें साइड्स पता चल जाए तब रेशियो बता दो, बट यहाँ पे कोई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। तो मेजरमेंट गिवन नहीं है तो हम किसकी हेल्प लें? ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो डी ओ डैश किस में आता है? बोला इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो सकता है? तो आपने कहा एक ट्राइंगल ये हो सकता है सर, ऐसा कुछ है ना। ये ऐसा कुछ है, मतलब थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे 90 डिग्री है, दिख रहा है भाई। एक ए डी ओ डैश, दूसरा सीओ। सीओ कहाँ है? सीओ दूसरे सर्कल में, तो उससे ट्राइंगल ये बन रहा है। मेरे हिसाब से बच्चों को क्लियर हो पा रहा है। ये सी है, ये ए है और ये ओ। तो बोला कि इनको सिमिलर करो, तो हमने कहा देखो डी और सी एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए दोनों में सेम है। तो आपने कहा इन ट्राइंगल, एक का नाम मैं लिखता हूँ ए डी ओ डैश, ध्यान से देखना नाम कैसे लिखते हैं, एंड दूसरे का नाम ए तो रहेगा, डी किसके इक्वल है? सी के, तो डी सी ओ हो जाएगा। तो आप सबसे पहले बोलेंगे एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि आप बता देंगे ये टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर और टेंजेंट, और ये हमें गिवन है। फिर आप बोलेंगे एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। क्यों है भाई? क्योंकि ये कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो बाय ए ए सिमिलरिटी आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डी ओ डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ओ। क्या है बात समझ में आई? अब मुझे डी ओ डैश चाहिए, तो मैंने कहा डी ओ डैश ये रहा, तो उसका नीचे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सी ओ। चलो मैं तीनों ही लिख देता हूँ, ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए ओ डैश अपॉन ए ओ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एडी और डीसी की लेंथ का कुछ रिलेशन पता है? नहीं, बट नीचे देखो ए ओ डैश एक्स और ओ एक्स तीनों इक्वल है, तो इनका रिलेशन पता है। तो इन दोनों को काम में ले लें। इन इसको काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसकी कोई साइड का वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। तो हमने बोला देखो भाई, हमें ये पता चला है कि डी ओ डैश अपॉन सी ओ किसके इक्वल है? ए ओ डैश अपॉन ओ सी के इक्वल, ए ओ के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, ए ओ डैश कितना है? मान लेता हूँ मैं आर है, रेडियस है ना, ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब कोई ए ओ बताएगा मुझे कितना है, तो ए ओ आप बोलोगे ए ओ डैश प्लस ओ डैश एक्स प्लस एक्स ओ, तीन है। तो आर प्लस आर, तो कितने आर हो गए भाई लोगों? 3 आर हो गए। समझ में आ रहा है? कितने आर हो गए? 3 आर। नाउ तो आप लिखेंगे इसका मतलब डी ओ डैश अपॉन सी ओ किसके इक्वल है? ए ओ डैश है आर और ये है 3 आर। आर से आर कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 1/3। दिमाग क्या लगाया हमने? ये लगाया कि सर रेशियो पूछा है तो कोई साइड तो गिवन ही नहीं है, मैं लेंथ वगैरह तो हम ट्राइंगल का यूज ले सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 46।
BC एक टेंजेंट है टू द सर्कल, तो BC एक टेंजेंट दिख रही है तो ये एंगल 90 डिग्री बोल दोगे आप फटाफट। विथ सेंटर ओ, OE बाइसेक्ट AP, AP क्या है तुम्हारी, कोड है, तो E मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट का मतलब AE किसके इक्वल हो गया, EP के। ठीक है सर, तो प्रूव करके दिखाइए ट्राइंगल AEO सिमिलर है ABC के, बड़े वाले के ट्राइंगल के। ये देखो नीचे छोटा सा ट्राइंगल बना ना, ऊपर देखो AEO, ये ट्राइंगल सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के। अब आप बोलोगे सर एंगल ए तो समझ में आता है 90 डिग्री, एक कॉमन आ रहा है दोनों में, बट 90 डिग्री इसमें तो है, इसमें कौन सा होगा। मैंने कहा देखो एक रूल होता है, अगर ये रूल पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो एक और तरीका बताता हूँ। ये कोड है, ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा रूल है इसका कन्वर्स, अगर आपके पास एक कोड है, कोड के मिड पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो ये 90 डिग्री पे ही करती है। ये ज्वाइन जो ये लाइन होती है 90 डिग्री होती है, कब होती है, जब मिड पॉइंट तुम्हें गिवन हो। तो एक तो ये रूल लगा सकते हो, अब जिसको ये रूल आता है तब तो डायरेक्ट वो लिखेगा एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल PEO 90 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ कोड make midpoint of chord is perpendicular to center, या फ्रॉम सेंटर, या ऐसे लिख दो ना, इसको ऐसे लिख दो फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ ए chord परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लो फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ ए chord इज परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार, है ना। ना, अगर ये लाइन नहीं पता सर हमारे को तो क्या और कोई तरीका है, मैंने कहा हाँ है ना। एक बात बताओ, आपके पास दो ट्राइंगल है ऐसे, ध्यान से देखना भाई लोग, और ये यहाँ से E है, ये A है, ये O है, और ये P है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इक्वल है, रेडियस है, OA इक्वल OP है, रेडियस है, OE इक्वल OE कॉमन है, एंड AE इक्वल EP, ये गिवन है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है AOE एंड दूसरा ट्राइंगल है POE, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, AOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POE, कौन से रूल से होंगे, साइड 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 रूल से। तो आप यहाँ से बोलेंगे कि एंगल E इक्वल है कौन सा, OEA एंगल इज इक्वल टू एंगल OEP, और ऑब्वियसली ये कोड है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 भी होगा, कोड है तो स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिखेंगे सिंस, इसका मैं नाम 1 और 2 ले लेता हूँ एक बार, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। तो आप बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, और एंगल 1 और 2 इक्वल है तो मैं इसको एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूँ 180। तो यहाँ से तुम्हारे पास एंगल 1 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, पता चल रहा है सबको। तो एंगल 1 90 है तो 2 भी क्या होगा, 90। तो ये इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी। अब इतनी बातें लिखने के बाद तुम्हें कौन को सिमिलर प्रूव करना है, किस किस ट्राइंगल को करना है, वो हम फटाफट डिस्कस करते हैं। आप कहेंगे सर एक ट्राइंगल हमारे पास AEO एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ABC, नाम दे दिया तो अच्छी बात है। सबसे पहले आप बोलेंगे एंगल EAO वो किसके इक्वल है, एंगल CAB के, क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है सर, और ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो हम कहेंगे एंड एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल ABC। भाई यहाँ पे लिख देना सर OB इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो दैट्स वाई एंगल OBC इज 90 डिग्री। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है हमेशा टेंजेंट पे, एक रूल है हमारे पास, थ्योरम है। तो इसका मतलब है एंगल ABC भी कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखोगे ईच 90 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया दोनों बातें। तो बाय AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल AEO किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ABC के। ठीक है भाई साहब, सबको समझ में आया। अब इसमें भी तुमसे रेशियो पूछ सकता था ये, है ना, ये रेशियो पूछ सकता था, क्योंकि A और OB और OP रेडियस है ना। तो AO और AB का रेशियो कैसे भी करके पूछ सकता था, तो 1:2 आ जाता, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना।
चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं समझाता हूँ। ये हमसे कह रहा है कि पीओ परपेंडिकुलर क्यूओ है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एक बार के लिए। बातों को समझने के लिए डायग्राम बड़ा करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें कभी भी कोई नाराजगी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी अपने को, तो है ना ना। अब सुनो, अब तुम्हें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो पीओ है ये परपेंडिकुलर ओक्यू है, मतलब सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। एक पीटी टेंजेंट है बच्चा और एक टी क्यू टेंजेंट है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट पे, मतलब टी से है। प्रूव करके दिखाओ कि पी क्यू एंड ओ टी, पी क्यू दिख रहा है तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे पी ओ क्यू टी। इसका जो डायगनल है पी क्यू और ओ टी, दो डायगनल्स हैं, ये राइट बाइसेक्टर हैं ईच अदर के। मतलब इस लाइन का बात ये कहना चाह रहा है, पी क्यू एंड ओ टी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये कहना चाह रहा है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सर देखो, डायगनल्स ऑफ दो दो ऐसे पैरेललोग्राम है, कौन कौन से, डायगनल्स ऑफ, ये बात पता होनी चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार लगा के, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कि ये बाइसेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई ना, हाँ, कि रोम्बस और स्क्वायर दो ऐसे हमारे पास पैरेललोग्राम है जिनकी डायगोनली बाइसेक्ट करती है। मतलब इसको या तो हम रोम्बस प्रूव करें या फिर क्या प्रूव करें, रेक्ट स्क्वायर। तो मैं देखो, तुम्हें ये पता है कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी, पता है, इसका मतलब एंगल ओपीटी 90 डिग्री आ गया। ध्यान से देखो, ये ओपीटी एंगल पूरा 90 डिग्री आ गया। फिर तुमने कहा इसका मतलब तो ओक्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन टीक्यू, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब एंगल ओक्यूटी ऑल्सो 90 डिग्री। और हमें ये क्वेश्चन नहीं कहा है कि पीओ परपेंडिकुलर क्यूओ है, तो इसका मतलब है एंगल पीओ क्यू इज 90 डिग्री। तो हम कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझ लेना भाई, ये जिसको प्रॉपर्टीज प्रॉपर नहीं पता है, इन क्वाड्रिलेटरल पीओ क्यू टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सबको पता होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज 360 डिग्री। और एंगल पी पता है, ओ पता है, क्यू पता है, 90 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल टी इज 360। तो ऑब्वियसली कोई बच्चा ऐसे मना नहीं करेगा कि एंगल टी भी 90 आएगा, कोई मना नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सर OP इज इक्वल टू OQ भी है, बिकॉज रेडियाई, एंड TP इक्वल्स टू TQ भी है, टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन पॉइंट। तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री भी हों और एडजेंट साइड के पेयर इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से देयरफॉर तुम ये लिख सकते हो कि each angle of a quadrilateral is 90 degree and pair of adjacent sides are equal, that's why POQT is a square। ये लाइन याद होनी चाहिए, तुम्हारे को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा कि सर्कल चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखी है सारी बातें। तो हम लिखेंगे देयरफॉर diagonals of a quadrilateral, diagonals of a square are perpendicular bisect, या ऐसे नहीं लिखे, आर लिखा छोड़ो, diagonals of a square bisect each other at 90 डिग्री। तो इससे तुम ये लिख सकते हो, सो पी क्यू एंड ओ टी बोथ आर डायगनल्स हैं, सबको पता है पी क्यू और ओ टी डायगनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की या इस स्क्वायर की, आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, राइट बाइसेक्टर। कितना इजी क्वेश्चन था, बट पूरा कॉन्सेप्ट बेस है।
अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए तो ईजी है, और जिसको नहीं पता वो भाई साहब मुंह देखता रहो एक दूसरे के, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, जो थोड़ा सा इजी भी है। अब देखो मैंने थोड़ा डायग्राम में चेंज कर दिया ना, अब डायग्राम बड़े और थोड़े से ऐसे करने स्टार्ट कर दिए कि अब मैं कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपन व्हाइट कलर से भी काम चला सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको देख लो। मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट का, मतलब मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग चल रही है, बट कोई नहीं, एक बार जरूर देखना है ना। तो देख तो लिया ही होगा तुम लोगों ने, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। समझो भाई, क्वेश्चन को समझो। दो तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मान लो हमसे कह रहा है कि ओ एक सेंटर है सर्कल का और बी सी डी एक टेंजेंट है सी पॉइंट पे, प्रूव करके दिखाओ कि बी ए सी एंगल, तो कहाँ है बी ए सी? बी ए सी मतलब ये जो एंगल है, मान लेते हैं इस एंगल का नाम एक्स ले लेते हैं, और ए सी डी ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम मैं पूरे का वाई ले लेता हूँ। इन दोनों का सम 90 डिग्री। अब सबसे पहले मेरा बच्चा बोलेगा तो देखो सर, अगर आपने इसको x लिया है और इसको y लिया है, तो मुझे ये तो पता है कि OC जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, मतलब सीधी सी बात है एंगल OCD 90 डिग्री है। ये लाइन तो सबको पता चल रही होगी। फिर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे इसको O को C से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन OC हमने कर लिया, तो एक ट्राइंगल बना ऐसे करके, बन रहा है भाई? ये साइड और ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल में OCA के अंदर। तो हमने लिखा सर इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो क्या आप ऐसे बोलोगे ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा इधर है और ओ सी के अपोजिट एंगल इधर है, तो ये जो एंगल है मतलब, तो देयरफॉर एंगल ओ ए सी आपका किसके इक्वल है बच्चा? एंगल ओ सी ए के। मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। तो आपने लिखा बोथ आर इक्वल्स टू एंगल एक्स। हमने एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्स ले रखा है एक बार के लिए। अब यहाँ पे भी आपका क्या आ गया बच्चा? एक्स आ गया। तो नाउ सिंस एंगल OCD इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब है एंगल देयरफॉर OCD को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। OCD सिंस, है ना? मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे सिंस 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, हम ये समझा देते हैं इसको कि OCD का मतलब है एंगल OCA प्लस एंगल ACD। ठीक है भाई? अब देखो, तो सो एंगल OCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई ब्रैकेट में लिखना चाहो तो या फिर बाय इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, बाय इक्वेशन 1 हमने लाइन लिखी है। OCA की जगह क्या लिख सकते हैं? OAC लिख सकते हैं। अरे OAC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? OAC लिख सकता हूँ प्लस एंगल ACD इज 90 डिग्री। देखो OAC को इसने BAC लिखा है तो वो गलत तो लिखा ही नहीं है, तो एंड BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा नाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। वाई? बिकॉज OAC इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल BAC। क्या बात समझ में आई? ये इसका एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरे तरीका भी मैं यहीं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये मेथड 1 लिख देते हैं यहाँ पे ना, अब एक बार वो साइड में कर लेता हूँ, फिर मैं इसको मेथड 1 लिख देता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है, ये मेथड 1 है अपने पास, मेथड 1, मेथड फर्स्ट है। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर सेकेंड। देखो क्या कर सकते हैं, मान लो मैं ओ पी को सी से ज्वाइन कर सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ। तो ये जो एंगल वाई है, ये एंगल वाई यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना? इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक्स को। यस और नो भाई? ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ए पी सी। कौन सा रूल लगा है? अल्टरनेट सेगमेंट का रूल लगा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? कैसे सर? मैंने कहा देखो ये एक कोड है, ये कोड AC एक कोड है जो टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, वही एंगल ये कोड अल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगी। तो लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। दूसरी बात, इस एंगल एक्स को भी हटा लो एक बार के लिए, या रहने दो, ये तो काम आएगा। अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि एंगल PCA कितना होगा, तो आपको दिख रहा है, देखो सेमी सर्कल में एक एंगल बन रहा है PCA दिख रहा है, तो एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। दैट इज 90 डिग्री वाई? एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल किसमें? सेमी सर्कल में है इसलिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल PCA एंगल Y, जिसका नाम APC है,
प्लस एंगल एक्स प्लस 90 इक्वल्स टू 180 और एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वाई की जगह क्या लिख सकते हो, अब लिखने को तो ये भी लिख सकते हो और ये भी, बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए, ए सी डी चाहिए, तो इसकी जगह तुम लिख दोगे एंगल ए सी डी। और एंगल एक्स की जगह लिखने को तुम पी ए सी भी लिख सकते हो, ओ ए सी भी लिख सकते हो एंगल एक्स का, बट हमें लिखना क्या है, बी ए सी लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब करने को यार और कोई भी आ जाए, बट अभी के लिए दिमाग में इतना ही चल रहा है, करने को और तरीके भी हो सकते हैं, कोई भी वीडियो में आपको मिल जाए, बट अभी तक के जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक मेरे को तो यही मिला है, यही लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आप चेक कर लेना एक बार, टाइम है तो आपके पास। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 49 है ना, हाँ चलो। प्रूव दैट, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस lies on the angle bisector of the lines। वाह वाह। Prove that center of a circle touching two intersecting lines। आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका सेंटर उन इंटरसेक्टिंग लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाई है एंगल बाइसेक्टर है ऑफ द लाइंस, इस लाइन का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है। तो आप कहोगे सर क्या रिलेशन है, मैंने कहा अगर ये लाइन और ये वाली लाइन टेंजेंट हो जाए तब तो पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपका एक सर्कल है बच्चा, ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है जो आपकी एक लाइन है, यहाँ से दूसरी टेंजेंट जा रही है जो आपकी दूसरी लाइन है। मैंने कहा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ई। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। ठीक है ना। तो आपने कहा इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे प्रूव ये करना है कि अगर ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, तो हमने कहा ए बी एंड सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड टेंजेंट्स ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हमने कहा ज्वाइन किया हमने ओ ई को, हमें टू प्रूव क्या करना है, ये गिवन था ऊपर वाला ना, टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ओ ई बाइसेक्ट एंगल ए ई सी, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि एंगल ए ई ओ इक्वल लाना है एंगल सी ई ओ के, तो भी ये लाइन आ जाएगी। तो प्रूफ में लिखोगे क्या, आपने प्रूफ में सबसे पहले लिख लेना है ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को सी से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो ओ ए एंड ओ सी। अब आपके पास बच्चा दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए ओ ई एंड दूसरा ट्राइंगल है सी ओ ई। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बहुत बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। ओ ए इक्वल ओ सी, ए ई इक्वल सी ई, टेंजेंट्स हैं, और ओ सी कॉमन है, तो आप लिखोगे ओ ए इक्वल ओ सी, रेडी, रेडियस है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई इक्वल ओ ई कॉमन है, फिर आप लिख सकते हो ए ई इक्वल सी ई, टेंजेंट्स है। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो, हाँ सर ना सर, कमेंट करके बताना जरूर है। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को लाइक नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बस वीडियो देख के निकल लेते हो। तो बाय एस 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 रूल से मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ ई। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाय सी पी सी टी एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी ई ओ। लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है, समझनी जरूरी है कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम गिवन नहीं था, बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस में भी हमारे पास ऐसे आए जिनके डायग्राम से गिवन नहीं थे, तो बट डायग्राम सोच समझ के बनाना है। अब देखो पढ़ लोगे उसके बाद दिमाग में ये पिक्चर बन जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसी डायग्राम बनेगा, तो जब भी कुछ ऐसी ऐसी बातें मैच करें तो वो डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हेल्प बहुत करेगा तुम्हारी, थोड़ा सोच समझ के पढ़ना है, आंसर के लिए मत पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। डायग्राम में बड़ा कर लूंगा, है ना, इसको इतना ही रहने दो, डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं।
ये लो भाई, डायग्राम बड़ा हो गया आपको। अरे बड़ा हो जाए भाई, मैं डायग्राम तुम्हें बड़ा चाहिए तो हमें बड़ा चाहिए। ये लो, अब देखो आपको क्या करें है कि इन फिगर देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं सबको, जिनका सेंटर वही है। पी आर टी एंड पी क्यू एस। पी आर टी, अच्छा टी रह गया यहाँ पे, पी आर टी एंड पी क्यू एस आर टेंजेंट टू द इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट्स हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी लाइंग ऑन द आउटर सर्कल, दिख ही रहा है आउटर सर्कल पे है। अगर पी आर 5 सेंटीमीटर है, पी से आर अगर 5 है, तो प्रूव करके दिखाओ लेंथ ऑफ पी एस। लेंथ ऑफ पी एस बतानी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तुम बोलोगे कि सर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस एंड ओ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन पी टी। तो मैं एक बार पी टी वाले परपेंडिकुलर से काम है थोड़ा सा। इससे काम क्या है, देखो आपके पास एक सर्कल होता है, उस सर्कल की एक कोड होती है, और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। तो आप ये लाइन लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ये लाइन थ्योरम है अपने पास। तो इसका मतलब देयरफॉर, देखो हमने ये बात लिख दी कि ओ आर परपेंडिकुलर पी टी है, ओ क्यू परपेंडिकुलर पी एस है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सर पी आर इज इक्वल टू आर टी। और एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर हमारी 5 है, तो देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं आर टी भी हमारी क्या होगी, 5 होगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है भाई लोगों, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूँ कि देयरफॉर पी क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू एस होगी? होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब मुझे पी आर से या पी टी से कोई मतलब नहीं है ना, ज़्यादा पी एस से मतलब है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, वाई टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू इनर सर्कल। यस और नो भाई? तो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो मतलब पी क्यू और पी आर की लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई। तुम्हें पता है पी क्यू और क्यू एस इक्वल है, तो इसका मतलब क्यू एस भी कितनी हो गई बच्चा, 5। और तुम्हें पी एस निकालनी है, पी एस पी क्यू प्लस क्यू आर है कि नहीं, क्यू एस है कि नहीं, तो 5 प्लस 5 कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, बट देखने में ऐसा लग रहा है कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, टेंजेंट्स इक्वल लानी है, और जो ये टेंजेंट बनी हुई थी ये पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे अपने पास, इधर वाले के भी ये पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे आपस में। और ओब्वियसली एक सीधी सी लाइन ये भी होती है, देखो अगर ये डायग्राम ऐसे नहीं गिवन होता, अब समझना है तो समझना चीज़ों को, आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि अगर एक कोड है और दूसरी भी एक कोड है, सेंटर से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों पे क्या किया तुम लोगों ने, परपेंडिकुलर ड्रॉ। अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे m आया और इधर n आया, तो अगर पी एम इक्वल ओ एम, सॉरी ओ एम इक्वल ओ एन है, तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोड्स फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे देखो दोनों रेडियस हैं कि नहीं भाई, अरे रेडियस हैं कि नहीं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, वाई बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो हमें प्रॉपर्टी भी पता है कि अगर किसी भी सर्कल में दो कोड इक्वल होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से, तो वो कोड्स इक्वल होती हैं। बट हमें ये रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों? लगाने को तो देखो नहीं आ रहा तो लगा हुए है ना, एग्जाम में नहीं आ रहा कोई रूल तो ये रूल लगा सकते हो, पता तो होना चाहिए अपने को। बट यहाँ पे टेंजेंट की बात की है तो टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, तो मैंने वो भी अप्लाई कर दिया और शॉर्टकट भी तुम्हें बता दिया, तो बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेता हूँ यार मैं ना। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मजेदार है क्योंकि एंगल्स की बातें चलती हैं। पी क्यू इज ए टेंजेंट, देख लो भाई पी क्यू, अब ये नाम तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे ना, ये यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ होगा, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेंगे, चलो डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, फिर चीज़ों को आराम से समझेंगे, क्या जल्दी क्या है सर अपने को, समझ के तो जाना ही है, ऐसे तो जाना ही नहीं है अपने को। अब यहाँ ले आता हूँ इस डायग्राम को, सारी बातें उधर लिखेंगे, अब ये इरेज करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखो मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, इसके नाम थोड़े से हाईलाइट कर देता हूँ, ये पी एस है, ये पी क्यू है,
ये P है, ये T है, ये R है, ये सेंटर O है, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे और ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है भाई लोगों, अब हमें कह रहा है PQ एक टेंजेंट है, तो दिख रही है साफ साफ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O। OP कट्स द सर्कल एट T। OP को ज्वाइन किया तो T पे कट कर रहा है, दिख रहा है। QOR, QOR ए डायमीटर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ POR, POR मतलब ये जो एंगल है ये अगर 130 है तो S इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2। मेरे बच्चे सबसे पहले बोलेंगे देखो सर आपके पास एक सर्कल है, मैंने कहा वेरी गुड। इस सर्कल में RT आपके पास एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 130 का, और यही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक एंगल बना रही है जिसको इसने एंगल 2 बोला है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंस एंगल RST जो है वो हाफ है एंगल, यहाँ पे O लिखा हुआ है ROT, लिख सकता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि आर्क ने जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनाया है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के। देयरफॉर एंगल 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ ऑफ 130, तो 65 हो जाएगा, 65 डिग्री। तो एंगल 2 तो आ गया। अब हमारे को फोकस करना है एंगल 1 के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है, एंगल 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये जो OT है परपेंडिकुलर है OQ, हम ये लिख सकते हैं। डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, छोटा सा सेपरेट करके बनाना पड़ेगा इस डायग्राम को। ये डायमीटर है, यहाँ पे O है, और ये ऐसे एक टेंजेंट जा रही थी और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, दिख रहा है होगा सबको, T है, P है, Q है, और यहाँ पे R है। ये एंगल 130 है और यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चा। तो सिंस OQ परपेंडिकुलर ऑन QP, क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स होती हैं। एंगल OQP कितना हो गया, 90 डिग्री, और यहाँ पे बच्चा 1 लिखा हुआ है। तो क्या आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे OQP, और OQ साइड को प्रोड्यूस कर रहा है R तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इन ट्राइंगल OQP बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से सबको पता होगी, नहीं पता तो बता देता हूँ। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, बुक में ऐसा डायग्राम होता था, यहाँ पे एंगल 1 और 2 ऐसे लिखे हुए होते थे, यहाँ 3, तो एंगल 3 का सम किसके इक्वल होता है, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इंटीरियर ऑपोजिट, है ना। तो इसका मतलब है कि सर एंगल ROP की वैल्यू क्या होगी, एंगल OQP प्लस एंगल OPQ दोनों के। तो ROP तो तुम्हारे को 130 गिवन है, ये तुमने पता कर लिया 90 है, और इसको एंगल 1 लिख दो। तो एंगल 1 कितना हो गया, 130 माइनस 90 दैट इज 40 डिग्री। आपके पास एंगल 2 भी है और एंगल 1 भी है, और तुमसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूछ रहा है, तो 65 प्लस 40 लिख रहा हूँ मैं इसको, दैट इज 105 डिग्री हमारा आंसर हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर यही है क्या, किसका है आंसर, 51 का, यस 105 डिग्री। खत्म, मतलब चीजें खत्म होती जा रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है तो एक अलग ही खुशी मेरे दिमाग में भी चल रही है कि यार चलो उस बच्चों के लिए मैंने एक और वीडियो बना दी है, एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया, है ना। अब बच्चे कितना पसंद कर पाते हैं इस वीडियो को और कितना उनके लिए सफिशियंट हो पाता है वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। मैंने कोशिश ये की थी कि किसी भी क्वेश्चन को मैं जल्दी से नहीं समझाऊं, जैसे एक ऐसे ही मतलब बना दिया, वीडियो तो बना रहे हैं फटाफट कर दो यार क्या है, वैसा नहीं किया मैंने, ठीक है। अब देखो भाई, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, दिख रहा है P पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, तो मैं सीधी सी बात लिख सकता हूँ PA इक्वल्स टू PB है सर। क्या ये लाइन लिख सकता हूँ भाई लोगों, CD इज अनोदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट Q, Q पे टच कर रही है सर्कल को, और अगर PA की वैल्यू 12 है तो ऑब्वियसली PB भी 12 हो गया, और ये सर्कल के बाहर C पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई साहब CA इक्वल CQ है, और क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ DB इक्वल्स टू DQ है, ध्यान से देखना। हाँ, वो कह रहा है QC और QD, तो भाई साहब ये 3 है तो ये भी 3 लिखा हुआ है उसने, तो हमने कहा दोनों 3 3 के हो गए, मतलब ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। वो हमसे कह रहा है PC प्लस PD की वैल्यू निकालिए, PC प्लस PD की वैल्यू निकालिए।
अब मैंने कहा यार ये वाली लाइन काम में आ सकती है, पी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ए को पी सी की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो पी ए इक्वल्स टू पी बी हमें गिवन है, तो पी ए को मैं लिख सकता हूँ सर पी सी प्लस ए सी, हाँ या ना, इक्वल्स टू पी बी को क्या लिख सकता हूँ पी डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। बट सर यहाँ से पी सी प्लस पी डी नहीं आएगा, देख लो पी सी प्लस पी डी नहीं आएगा, तो हम क्या करें ऐसा कि पी सी प्लस पी डी आ जाए। तो मैंने कहा देखो ये लाइन तो काम में आई नहीं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उसको समझो। क्वेश्चन की सारी लैंग्वेज तुम्हारे पास में, ये 12 है और ये कितनी है, ये भी 12 है। अब तुम सोच रहे हो अच्छा सर ये 12 है, ये 3 है, तो ये तो 9 हो गई। मैंने कहा यस, पकड़ गए बात को। मैं से बोला कि पीबी कितना है, 12 है। अब मैं पीबी को क्या लिख सकता हूँ, पी डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, दैट इज 12। तो अगर मेरे को पी डी निकालना है तो +3 लिख दूंगा बी डी की जगह, इज 12। तो पी डी कितना आ जाएगा मेरा, 12 माइनस 3 दैट इज 9। मतलब दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये मुझे पता है। सिमिलरली मुझे ये भी पता है कि पी ए कितना है, 12 है, ये मुझे पता है। तो इसकी वजह से मैं लिखूंगा पी ए की वैल्यू को पी सी प्लस ए सी कर सकता हूँ, दैट इज 12। और ए सी मुझे पता है, ये रहा सी ए सी 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी सी प्लस 3 इज ऑल्सो 12। तो पी सी की वैल्यू भी आएगी 12 माइनस 3 दैट इज पी सी ऑल्सो 9। और यहाँ पे पी डी लिखना था मैंने, पी ए, अच्छा अच्छा सही लिखा है यार, सही, सॉरी सॉरी सॉरी, पी ए लिखना था। अब देखो आपने पी डी पता कर लिया 9 है, पी सी पता कर लिया 9 है, तो तुमसे पी सी प्लस पी डी पूछ रहा है, तो आप बोलोगे पी सी भी 9 है, पी डी भी 9 है, तो आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। क्या थोड़ा सा लॉजिक लगा तुम्हें कि कुछ लॉजिक का क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, इसे करने से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हमारा, तुमने कुछ अलग करने की कोशिश की। तो भाई साहब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिलेबस तो नहीं बोल सकते, चैप्टर कंप्लीट हो गया। 40-40 मिनट के 4 या 5 वीडियो हमारे पास नहीं ज़्यादा मिले है ना। तो जितने भी वीडियोस मिले हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल्स नहीं समझाए हैं, क्वेश्चन ही बताए हैं। तो आपको वीडियोस पसंद आए हैं, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो एक काम आपको करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पसंद नहीं है तो मत करना भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।